लेकिन एरे का डिसएडवांटेज क्या है कि एक साइज लिमिटेशन है और एक डेटा टाइप का लिमिटेशन है कि आप सेम टाइप का डेटा टाइप ही एरे के अंदर असाइन कर सकते हो। यदि आपको डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर एरे का यूज़ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें पिछले सेशन में एरे बताया था कि एरे का क्या लिमिटेशन है, फिक्स साइज, कॉस्टली इंसर्शन एंड डिलीशन। और इंसर्शन और डिलीशन तो आप कर ही नहीं सकते हो, बहुत ही रेयर, बहुत ही ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन करना पड़ेगा। यदि आप बीच में से किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है या किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो आपको पूरा आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आप एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कंटीजियस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ये सभी लिमिटेशंस होते हैं एरे के। इन सभी लिमिटेशंस को सॉल्व किया कलेक्शन ने। तो कलेक्शन एक्चुअली क्या होता है कि ये एक तरह से देखा जाए तो कलेक्शन नाम का एक नेम स्पेस बनाया सी शार्प ने। नेम स्पेस मतलब कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड मेथड्स। और इसका मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि ये इसमें किसी भी टाइप का एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी साइज लिमिटेशन। आपका कोई भी साइज लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी साइज का डाटा स्टोर कर सकते हो एज पर योर मेमोरी रिसोर्सेज। अनलाइक एरे, कलेक्शन इन सी शार्प प्रोवाइड more flexible in handling group of objects, they allow dynamic memory allocation। मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशली, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड आफ्टर एडिशनल फीचर्स सच एज टाइप सेफ्टी विद जेनरिक्स, इजी इंसर्शन एंड डिलीशंस एंड बिल्ट इन मैथड्स फॉर कॉमन ऑपरेशंस। ओके, इसमें दो टाइप के कलेक्शंस होते हैं, एक नॉर्मल कलेक्शन होता है और एक जेनरिक कलेक्शंस होता है। तो इसके लिए मैं आप shivatutorials.com को भी एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पर भी मैंने सी शार्प के मटेरियल्स दिए हुए हैं। shivatutorials.com को आप ओपन करो और यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे .NET मिल जाएगा, या ट्यूटोरियल्स में जाओ, यहाँ पर आपको .NET के अंदर सी शार्प भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप .NET सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा .NET का सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ASP.NET है, ऐसे आपको सी शार्प के सेशंस भी मिल जाएंगे। और या कि आप डायरेक्टली भी जा करके सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे गया, ये पूरा मैंने सर्च पोर्टल बनाया हुआ है कलेक्शन इन सी शार्प। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे सर्च करिए तो आपको पूरा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर सी शार्प का PDF दे दो या जो सेशन आपने पढ़ा है उसका, तो ये सब मैंने यहाँ पे रख रखा है। आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप कलेक्शन इन सी शार्प का कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका लिंक आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हो कि ये एक बहुत अच्छा पोर्टल है जिसमें बहुत ही आसानी से मैंने हर चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देखो, कलेक्शन का मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी बताया कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर। कलेक्शन मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइटम्स। ठीक है, जैसे अब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे मान लो आपको बहुत सारे कोर्सेज को स्टोर करना है, बहुत सारे बच्चों के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, टीचर्स के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो स्टोर करना तो जरूरी है ना, बिना स्टोर किए। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको कलेक्शन का बोलता हूँ, ऐड टू कार्ट। जब आप किसी भी एप्लीकेशंस के अंदर जाते हो तो उसमें कार्ट में आप बहुत सारे आइटम ऐड करते हो। तो जब आप कार्ट के अंदर आइटम ऐड करते हो, कार्ट मतलब शॉपिंग जब आप करते हो तो कार्ट के अंदर आइटम ऐड करते हो, तो ये जो आइटम आप कार्ट में ऐड कर रहे हो ना, ये किसी न किसी कलेक्शन ऑब्जेक्ट में जाकर के स्टोर हो रहा है। ठीक है, जब आप किसी भी आइटम को अपडेट करते हो तो अपडेट हो जाता है, रिमूव करते हो रिमूव हो जाता है, टोटल करते हो टोटल हो जाता है, असेंड सॉर्टिंग करते हो सॉर्टिंग हो जाता है, सर्च करते हो सर्च हो जाता है। तो ये सभी डेटा स्ट्रक्चर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ें आपके कार्ट के अंदर, प्लेस ऑर्डर के अंदर यूज़ हो रही है। तो जितने भी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं वो सब के सब डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर हर रियल टाइम एप्लीकेशंस में होता है। ठीक है, और अब ज़्यादातर क्या यूज़ हो रहा है, कलेक्शन यूज़ हो रहा है। तो कलेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है जेनरिक कलेक्शन और दूसरा होता है नॉन जेनरिक कलेक्शन। जेनरिक मतलब होता है कि स्पेसिफिक टाइप के, जैसे मान लो आपको इंटीजर टाइप का एक लिस्ट बनाना है तो आप जेनरिक लोगे। आपको एक ऐसा पर्टिकुलर आपको कलेक्शन बनाना है जिसमें आपको एक फोर्सफुली आपको इसी ही टाइप का, जैसे आपको क्रिकेट टीम की बात करूं तो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की आपको एक लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट चाहिए। ठीक है, आपको क्रिकेट के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके स्कोर देखना है, आपको उनके स्कोर्स कितना बनाया, तो उसके लिए आपको फ्लोट टाइप का एक या डबल टाइप का आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो जहाँ पर स्पेसिफाइड टाइप मतलब जेनरिक, और जो कॉमन टाइप है वो नॉन जेनरिक। तो देखो, जेनरिक का मैंने पूरा लिस्ट बताया कि लिस्ट एक प्रीडिफाइंड क्लास है, डिक्शनरी एक प्रीडिफाइंड क्लास है, सॉर्टेड लिस्ट एक प्रीडिफाइंड क्लास है, हैश सेट एक प्रीडिफाइंड क्लास है, स्टैक एक प्रीडिफाइंड क्लास है और क्यू एक प्रीडिफाइंड क्लास है। तो ये पांचों मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्लासेस जो है ना, ये किस में आएंगे, जेनरिक में आएंगे। ठीक है, अब सी शार्प थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, इसमें दोनों मतलब कुछ क्लास ऐसे हैं जो जेनरिक भी है नॉन जेनरिक भी, जैसे एरे लिस्ट ये नॉन जेनरिक होता है, हैश टेबल ये नॉन जेनरिक होता है, सॉर्टेड लिस्ट ये दोनों होता है, स्टैक ये दोनों होता है, क्यू ये दोनों होता है। तो नॉन जेनरिक मतलब विदाउट एनी टाइप रिस्ट्रिक्शन। ये टाइप सेफ नहीं होते हैं, इनका डिसएडवांटेज होता है, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं कि मतलब आपको पता ही नहीं है, आपको हेट्रोजीनियस टाइप का एलिमेंट्स यदि आपको स्टोर कराना है तो आप वहाँ पे नॉन जेनरिक का यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अब देखो,
एक्चुअली सी सी प्लस प्लस और सी शार्प के डेटा स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस है कि सी सी प्लस प्लस में आपके पास बस एरे होता है या लिंक लिस्ट होता है और उसी के थ्रू आपको पूरा मैनिपुलेशंस करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको 11 डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस मिलते हैं। अभी कॉन्करेंट क्लास में 5-6 और होंगे, मतलब 20 ऑलमोस्ट क्लासेस होते हैं कलेक्शन के अंदर जिनका आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके पास 20 ऑप्शन है। ठीक है, सी सी प्लस प्लस में आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। इसलिए जावा या सी शार्प ये बहुत हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं, इनमें आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हो। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ पहले एरे लिस्ट के बारे में कि एरे लिस्ट क्या होता है। तो एरे लिस्ट एक नॉन जेनरिक कलेक्शन होता है जिसमें किसी भी टाइप का एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। इसको एरे लिस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें एरे की तरह होता है, मतलब ये इंडेक्सिंग बेस भी मैनेज करता है, इंडेक्स बेस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, तो मतलब आप इसको बोल सकते हो कि इसका जो मेमोरी एलोकेशंस होता है ना वो पूरी तरह से सिक्वेंशियल होता है। मतलब एरे लिस्ट मतलब आप इसको यदि शुद्ध हिंदी में बताओ तो एरे प्लस लिस्ट, मतलब एरे के फीचर्स भी हैं इसके अंदर थोड़े बहुत और लिस्ट के फीचर्स भी हैं, इसलिए इसको अपन एरे लिस्ट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये डेटा को स्टोर करता है। जैसे मान लो आप पहला आइटम स्टोर करोगे सी, फिर आपने सी की फीस बता दी कितनी 2200 रुपये, फिर सी प्लस प्लस की फीस बता दी 3300, फिर मैंने दे दिया यहाँ पे सी शार्प, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ 5500। इस तरीके से आपको डेटा स्टोर कराना है तो वहाँ पर आपको एरे लिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। एरे लिस्ट जो है ना सबसे फास्टर होता है एक्सेस करने में, लेकिन बस इसका डिसएडवांटेज ये है कि टाइप सेफ नहीं होता, मतलब सभी टाइप को कंटेन करता है। तो आपके रिक्वायरमेंट पे बेस्ड है कि आपको जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा आप एप्लीकेशंस बना सकते हो। ठीक है, बेसिक सी शार्प एग्जाम्पल में हम जाते हैं और यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एरे लिस्ट का यूज़ करना है। ओके, आई विल गो ऑन प्रोग्राम डॉट सी एस, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक एरे लिस्ट, देखो क्लास है तो आपने पढ़ा होगा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मैंने यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, इससे क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक प्री डिफाइंड मेथड है ऐड मेथड, यहाँ से हम किसी भी पर्टिकुलर डाटा को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे कोर्स नेम और फीस ऐड करना है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है। मैंने यहाँ पे फीस भी ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने फीस ऐड कर दिया 1200। ओके, तो एरे लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसको आप इंपोर्ट सिस्टम डॉट कलेक्शन नाम का एक नेम स्पेस होता है जहाँ पर आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं इंपोर्ट सिस्टम डॉट कलेक्शन। ओके, दिस इज़ अ नेम स्पेस दैट आई विल यूज़, ये सॉरी यूजिंग में लिखना पड़ेगा मुझे, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन। ठीक है, ये नेम स्पेस के थ्रू ये मैनेज होगा। यहाँ पे एरे लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा obj डॉट ऐड। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसका असेंबली रिफरेंस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कलेक्शंस होता है, कलेक्शन नहीं होता। इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें आप और सारे कोर्सेज भी मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर सी प्लस प्लस भी ऐड कर लिया मैंने, obj डॉट ऐड सी प्लस प्लस, इसकी फ़ीस दे दी मैंने 32,000। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसको मैं फॉर लूप से भी प्रिंट कर सकता हूँ, फॉर ईच लूप से भी प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे obj डॉट काउंट करके एक प्रीडिफाइंड मेथड है, इसमें आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो। कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ obj आया। देखो इस तरीके से ये पूरा चलता है, आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है, आई विल रन दिस। मतलब आप एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट चला लोगे ना नॉन जेनरिक में तो सभी ऐसे हैं, सबके आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऐड मेथड ऐड करने के लिए होता है, रिमूव मेथड रिमूव करने के लिए होता है, लूप के थ्रू आप ट्रेवर्स कर सकते हो। मैं अभी आपको 4 आइटम मैनेज कर रहा हूँ। तो देखो इसमें किसी भी टाइप, मतलब 2 टाइप का डेटा टाइप मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग और इंटीजर। इसको मैं शॉर्टकट के अंदर भी मैनेज कर सकता हूँ, फॉर ईच लूप से भी मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। फॉर ईच लूप से कैसे मैनेज करूँगा, ऑब्जेक्ट ओ इन obj। ओके, आफ्टर दैट आई विल राइट हियर कंसोल डॉट राइट लाइन ओ डॉट टू स्ट्रिंग। मैं इस तरीके से भी डेटा हैंडल कर सकता हूँ। आई विल रन दिस। ओके, दी ज़्यादा कंसेप्ट ये मैंने मैनेज कर लिया। यदि मुझे किसी भी आइटम को हटाना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा obj डॉट रिमूव। यहाँ से मैं किसी भी आइटम को हटा भी सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे c हटाना है तो मैं यहाँ पे c यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो आइटम्स मैंने यहाँ पे c लिया है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो मीन्स मैं आइटम्स को ऐड भी कर सकता हूँ, मैं आइटम्स को रिमूव भी कर सकता हूँ, मैं आइटम्स को ट्रेवर्स भी कर सकता हूँ। तो ईच एंड एवरी थिंग्स
वी कैन मैनेज। ओके, तो दिस इज़ अ एरे लिस्ट। ये हमारा एरे लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन है कि किस तरीके से हम एरे लिस्ट के अंदर आइटम्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका एरे लिस्ट के बाद जो सेकंड आता है वो होता है आपका हैश टेबल। ओके, तो हैश टेबल एक्चुअली क्या होता है, ये की वैल्यू पेयर में एलिमेंट्स को स्टोर करता है। मतलब इसके थ्रू अपन की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करते हैं। की वैल्यू पेयर जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे आपके कॉलेज में आपका इनरोलमेंट नंबर होता है और आपका नेम होता है, इनरोलमेंट नंबर नेम, तो इनरोलमेंट नंबर क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, और आपका नेम जो हो जाएगा ना वो वैल्यू हो जाएगी। तो की वैल्यू क्या होता है, कभी कभी क्या रहता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो आपको एक इंडेक्सिंग करनी होती है जिससे हम अपने डेटा को बहुत ही बेटर वे में सर्च कर सकें। यदि आपको सर्च ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, हैश टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हैश टेबल मैं भी इसमें बताया हुआ है मैंने, हैश टेबल किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। स्टोर सी एन वैल्यू, इट रिमूव्स द वैल्यूज बाय कंपेयरिंग द हैश वैल्यू ऑफ द की। बिट एरे मैनेजेस कम्पैक्ट एरे ऑफ बिट वैल्यू, मतलब छोटे छोटे वैल्यूज़ को कंटेन करता है ये। और ये इसका की है, ये इसकी वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, वैल्यू, मतलब आपको दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। और इसके लिए क्लासेस होता है डिक्शनरी एंट्री। तो यदि आपको हैश टेबल का यूज़ करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। हैश टेबल को ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने अनऑर्डर्ड दिया है, पहले D A B A C, और इसको गेट करने के लिए आप डिक्शनरी एंट्री नाम का एक प्रीडिफाइंड क्लास है, उसका आपको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये आपका हैश टेबल हो गया। ठीक है, तो अब आप सोचते होंगे कि हम एरे लिस्ट कब यूज़ करें हैश टेबल, तो मैं आपको एग्जांपल बता दिया कि जहाँ पर आपको की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करना है, क्योंकि हर जगह आप इंडेक्स वैल्यू मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास यदि ट्रेन में आपको जाना है, मैं बोलूँगा 67 नंबर पे जा करके आप बैठ जाइए, तो 67 नंबर से पहले आपके दिमाग में ये आएगा ना कि आपको किस पर्टिकुलर आपका सी आपका जो पर्टिकुलर बोगी रहेगा, या जो पर्टिकुलर आपका जो ट्रेन का पर्टिकुलर कहाँ पे, मतलब S1 में बैठना है, S2 में बैठना है, S3 में बैठना है। तो S1 के अंदर 67 बोलूँगा ना, तब आप जा करके बैठोगे। तो बहुत सारी जगह आपको की रिक्वायरमेंट होती है, बिना की के आप वैल्यूज़ को मैनेज नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हैश टेबल का। और हैश टेबल जो होता है ना वो अब इसका भी अलग अलग, इसका भी पर्टिकुलर नॉन जेनरिक टाइप आ चुका है। ठीक है, डिक्शनरी इसको हम जेनरिक फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, पर हैश टेबल भी अभी मार्केट के अंदर चल रहा है। तो जहाँ पर भी आपको टाइप के रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई करना है वहाँ पर आप आज भी नॉन जेनरिक कलेक्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो नॉन जेनरिक कलेक्शंस है, पहले मैं नॉन जेनरिक बताता हूँ। सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट भी एक तरह से देखा जाए तो ये भी की वैल्यू फॉर्म में भी डेटा स्टोर करता है। ठीक है, सॉर्टेड लिस्ट स्टोर की एंड वैल्यू पर ऑटोमेटिक अरेंज एलिमेंट्स इन एसेंड, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये एलिमेंट जैसे हैश टेबल में आप देख सकते हो अनऑर्डर्ड है, मतलब DBAC, मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। अब आप चाहते हो कि आपके पास की वैल्यू पेयर में डेटा रहे लेकिन अनऑर्डर्ड वे में रहे, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सॉर्टेड लिस्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, तो सॉर्टेड लिस्ट एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक तरह से मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हैश टेबल और सॉर्टेड लिस्ट में, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है कि सॉर्टेड लिस्ट में जैसे मैंने यहाँ पे DBAC दिया, अब आप आउटपुट देखो, पहले हमने देखा था जैसा हम दे रहे थे वैसा ही आउटपुट हमें मिल रहा था। यहाँ पर क्या है, आप कैसे भी की दो लेकिन वो देखो ABCD, मतलब मैंने पहले दिया D लेकिन वो ऑर्डर में आपके डेटा को डिस्प्ले कर रहा है। तो स्टोर भी ऑर्डर में करता है और डिस्प्ले भी ऑर्डर में करता है, कौन, सॉर्टेड लिस्ट। इसलिए सॉर्टेड लिस्ट जब भी आपको ऑर्डर में डेटा को आपको डिस्प्ले करवाना है या स्टोर कराना है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी अलग अलग देखो, हर एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अलग अलग फीचर्स होते हैं। फिर इसके बाद मैं स्टैक और क्यू के बारे में इन डेप्थ आपको नेक्स्ट सेशन बताऊंगा कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो तब तक आप ये तीनों डेटा स्ट्रक्चर, जैसे एरे लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट और दूसरा सॉर्टेड लिस्ट है, तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि आप एरे लिस्ट से ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी आपको बनानी है। अब ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी कैसे बनाओगे, मतलब इसमें दो चीज़ें आपको स्टोर करानी है। ठीक है, इसमें आप क्लास टाइप के एक क्लास बना लेना। ठीक है, किस नाम से बनाना है आपको, कार्ट नाम से एक क्लास बनाना है। क्लास कार्ट के अंदर क्या रहेगा, प्रोडक्ट का नाम रहेगा, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट का प्राइस, ये लेना है। और इस टाइप का आपको एक एरे लिस्ट बनाना है, जैसे एरे लिस्ट, ठीक है, OBJ इक्वस टू न्यू एरे लिस्ट। और ये एरे लिस्ट क्या करेगा, ये क्लास टाइप का जो पर्टिकुलर डेटा है ना इसको स्टोर करेगा। जैसे अपन OBJ डॉट ऐड करेंगे, यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्टर कर करके बना करके आप ये मतलब कार्ट के अंदर के ऑब्जेक्ट आपको स्टोर करना है और डिस्प्ले करना है। तो सिंपली आपको कार्ट टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर करना है एरे लिस्ट में और उसको डिस्प्ले करना है, ये मैं टास्क आपको दे रहा हूँ। ऐसे आप सॉर्टेड लिस्ट के अंदर भी आप एक टास्क बना सकते हो कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर और उसका पर्टिकुलर मार्क्स, वो सब आपको स्टोर करना है और उसके बाद मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको डाटा को अरेंज करके दिखाना है। जिसका मार्क्स सबसे
कम होगा वो सबसे पहले दिखेगा, जिसका मार्क सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे लास्ट में दिखेगा। ये चीज़ आपको सॉर्टेड लिस्ट से करना है, ठीक है। हैश टेबल का आप एक एग्जाम्पल बना सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे अलग अलग OTP कोड है, ठीक है। OTP कोड OTP 1, OTP 2, OTP 3, OTP 4, और आप चाहते हो कि आपका डेटा रैंडम दिखे, तो वहाँ पर आप हैश टेबल का यूज़ करके बना सकते हो। तो ये तीनों टास्क आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में यदि आपको डाउट्स होंगे, जो भी मैं वीडियोज़ के अंदर मैं सॉल्व भी करूँगा, यदि आप किसी भी टाइप का कोई डाउट्स नहीं पूछोगे तो फिर मैं वीडियोज़ में कैसे सॉल्व करूँगा। इसलिए मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखो और प्रैक्टिकली करके बताओ, फिर मेरे को जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको मुझे शेयर करो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दूंगा, ठीक है। इस तरीके से यदि अपन सीखेंगे तो हम प्रैक्टिकली DSA सीखेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है, और आपको भी समझ में आएगा। ओके, तो मैं आपको, मेरा सजेशन यही है कि आप जो भी मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ उसको आप ट्राई करिए, नहीं बन रहा है तो आप एज अ कमेंट मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।